Hello 12th class. This is Rahul Soni, PGT, Accounts, TAVP School, Amit. This session is summary of RBSC book, chapter number 3rd, that is Principle and Techniques of Management. In your business study. ओके बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपको आपके बिजनेस स्टडी बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। उस चैप्टर को हम आज समाप्त करेंगे। तो आप बहुत केयरफुली मुझे सुनना, आपको हर बात पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एज इट इज़ जो मैंने आपको नोट्स बताया उसी के थ्रू मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ओके बच्चों, यस, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स, द चेंजेस taking place in business environment, that is policy, rule, political rule, bank, investors, shareholder, directly or indirectly affected the working of organizational and its existence as well as personal life। इसका मतलब ये है बच्चों, आज के समय में बदलते वातावरण के अंदर जब एक पूरा ग्लोबल विलेज का टाइम हो गया है, मतलब आज एक आमेट में बैठा हुआ पर्सन भी ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर अपना बिजनेस कर रहा है और वर्ल्ड में किसी भी जगह पर जाकर के वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा, रिप्रेजेंट कर पा रहा। इस टेक्निकल युग के अंदर बच्चों, इस समय इस हमारा जो बिजनेस है उसका भी पूरा काम करने का जो तरीका है पूरा चेंज हो गया है। जो बिजनेस के जो मेन एस्पेक्ट है, लाइक हमारी पॉलिसी, बिजनेस करने के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल रूल्स, बैंक का काम करने का तरीका, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करने का तरीका, शेयर होल्डर इनका इन्वेस्ट करने का तरीका, इस बदलते हुए वातावरण में सब कुछ पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया है। ओके बच्चों, सो कहीं ना कहीं वो जो चेंजेस हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहा है, वो जो चेंजेस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एंड पर्सनल और ओनर को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट कर रहा है बच्चों। सो अ मैनेजर परफॉर्म मैनेजरल फंक्शन विथ ईज, a new techniques are adopted, there are following management techniques। तो इस बदलते हुए वातावरण के में जो एक मैनेजर है वो न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है और फिर हम अपने आप को मार्केट में बिजनेस को सर्वाइव करता है। तो ऐसी कौन कौन सी न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स है जो हमारे को मैनेजमेंट करने में बहुत हमारे को कन्वीनियंट कर देती है, हमारे को बहुत वहाँ पर ईज फील होता है, हमारे लिए बहुत सिंपली हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैं आपको ऑल मैनेजमेंट टेक्निक्स के नेम बता देता हूँ। फर्स्ट टेक्निक है आपकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑल्सो इन यूर सिलेबस, इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, दैट इज MBE। ओके, ये भी आपके सिलेबस में, इसे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी आपके सिलेबस में है, इसे भी डिटेल में स्टडी करेंगे। फोर्थ, इसके बाद वाली उनके जस्ट नेम पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में नहीं है वो। ओके, फोर्थ इज प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेवंथ, मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस। एट्थ, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रगल। नाइन्थ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टेंथ, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। 11th, सिस्टम अप्रोच। 12th, कंटीजेंसी एंड कंजक्शंस अप्रोच। ओके बच्चों, ओवरऑल 12th में से हम यहाँ पर 3 फंक्शंस, 3 जो टेक्निक्स है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी अपन। ओके बच्चों, यस सर। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस। फर्स्टली हम इन टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले हम इस बुक में जो आपके 21 सेंचुरीज़ के, जिनको हम मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं, मॉडर्न फादर बोलते हैं इनको, मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं उनको, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दैट इज़, इनका नाम है पीटर F. ड्रैकर। ये देखो आपके सामने इनकी इमेज आ रखी है पूरी तरीके से, ठीक है। और इन्होंने MBO थ्योरी को दिया था।
इसलिए एमबीए थ्योरी को, टेक्निक्स को मैं डिटेल करने से पहले मैं इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बिकॉज इनका इंट्रोडक्शन भी एग्जाम में आ सकता है आपके लिए, सिलेबस में है पूरा डिटेल में ये, इसलिए। तो बच्चों, इन्होंने इनोवेशंस क्या था बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव थ्योरी इन्होंने दी थी 1954 के अंदर। जो इनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, आपके पास नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ है। एमबीओ इज प्रोपाउंडेड बाय द पीटर एफ ड्रकर इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिश इन 1954। इन 21 सेंचुरीज मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं इनको, और मैनेजमेंट गुरु भी बोलते हैं इनको। ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर thought leaders in the world of management. He is the most respected management guru as the facilitated by the American magazines Business Work. He always opposed bureaucratic management. He assumed that only human beings can manage, not the fact or forces. कोई भी फैक्ट और फोर्सेस किसी मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, ओनली ह्यूमन बींग ही मैनेजमेंट करती। तो इनका थोड़ा सा ये एक लिबरल थे, ये थोड़े से लीनियंट थे अपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ये ऐसा मानते थे कि अगर आपका एम्प्लॉय खुश है, आपका एम्प्लॉय चाहे वो मैनेजर है, चाहे वर्कर है, चाहे सबऑर्डिनेट है, चाहे लेबर है, अगर उसको आप सेटिस्फाइड है वो आपके काम करने के लिए, तो वो आपको, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देके जाएगा। सो वो ह्यूमन बींग को प्रॉपर मैनेज करने की यहाँ पर बात करते हैं। इट इज़ नॉट वैल्यू फ्री साइंस, इट इज़ bounded by the culture which provide direction to the entire society. In 1980, he was discussed about modern challenges of management in his book Managing the Turbulent Tones and propounded new principles of organizational management. तो ये इनके बारे में ये कुछ बातें हमने 5 पॉइंट मैंने आपको दिए थे नोट्स के अंदर, जिनको मैंने भी रीड किया है, और ये आपके सामने इनकी इमेजेस वगैरह मिलेगी आपको। उसके अलावा मैंने एक यहाँ पर इनकी इमेज और बना रखी है, देखो यहाँ पर आप, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट 29 इन्होंने मैनेजमेंट की बुक्स, 39 मैनेजमेंट की बुक्स इन्होंने लिखी थी बिटवीन 1939 से 2005 में। ठीक है बच्चों, 2005 में इनकी डेथ हो गई थी, तो काफ़ी इनका लंबा जीवन था। और उसके अलावा इनको 2003 में इनको अवॉर्डेड भी मिला हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। तो ये तो भी बच्चों अपने पीटर एफ ड्रकर की बात। अब हम बात करते हैं हमारी जो थ्योरी हमारे को टेक्निक्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दी थी पीटर एफ ड्रकर ने। पहले मैं आपको ये जो स्लाइड पे चल रहा है वो समझा देता हूँ क्या बात बता रखी है, और उसके बाद में कुछ एडिशनली जो अपन ने नोट्स में बताया उसको मैं हल्का सा आपको फास्टली बता दूंगा। पूरे नोट्स को इस स्लाइड के अंदर चला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बच्चों, काफ़ी लंबी हमारी वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उनके यहाँ पे स्लाइड में बना दिए हैं। कुछ जो मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट इमेजेस मिले वो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। उसके अलावा आप ये मेरा ऑडियो लेक्चर्स भी साथ साथ में ध्यान से सुनना, क्योंकि इस ऑडियो लेक्चर्स के अंदर मैं आपके नोट्स को भी कवर करूँगा साथ साथ में। और आई होप आपके पास मेरा नोट्स कम्प्लीटली बच्चों ने नोट किया होगा। देखो बच्चों, आपके पास अगर नोट है तो ही मेरे इस वीडियो को आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वरना बेनिफिट आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, उस बड़े चैप्टर को इस छोटे वीडियो के अंदर मर्ज करना, तो साथ में आपको कुछ ना कुछ और एक रिफ्रेशर के थ्रू रखना पड़ेगा अपने पास, जो कि आपकी नोटबुक है। ठीक है बच्चों, तो नोटबुक रखना, स्लाइड को देखना, वीडियो को देखना और मेरी बातों को सुनना। आपको चैप्टर बहुत बढ़िया समझा दूंगा अभी। ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस so that management and employees agree to the objective and understand what they need to do in order to achieve them. The management by objective terms was first popularized by Peter Drucker in his book The Practice of Management in 1954. ये बात आपको पहले से पता है ना बच्चों? यस सर पता है। तो उसके अलावा मैंने आपको नोट्स में क्या बता रखा है, उसके अलावा मैंने बता रखा है आपको कि MBO is a process whereby both manager and subordinate manager jointly identify their common goal। मतलब मैनेजर और सबऑर्डिनेट मैनेजर मिलकर के अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डिफाइन ईच एम्प्लॉइज मेजर एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोल्स विथ हिज एक्टिव पार्टिसिपेशंस। MBO approach aims to at optimum result through the optimum utilizations of organizational resources
and by establishing coordinations between the individual members, organizations and environment। तो बच्चों सबसे पहले एक पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि इस टेक्निक के अंदर जो सबऑर्डिनेट मैनेजर होते हैं और जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल के कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद में वो ईच एम्प्लॉय रिलेटेड टू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, और उनके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स को लिए वो उनको टारगेट देते हैं और उनका इसके पीछे जो टॉप मैनेजमेंट है उसका टारगेट ये होता है कि जो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ये रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, और उससे और दूसरी बात ये होती है कि वो अपने बिजनेस में इंडिविजुअल हो, चाहे बिजनेस के मेंबर्स हो, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे मेंबर्स के टॉप मैनेजर्स हो, उनमें वो एक इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशंस, एक अच्छा कोऑर्डिनेशंस इस्टेब्लिश कर सके बच्चों। तो ये इसका प्रॉपर एक छोटा सा मीनिंग बता दिया था। क्या है? कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करना, एम्प्लॉयज़ को जो मेजर एरिया है उनके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी देना और विथ हिज एक्टिव पार्टिसिपेशंस एंड MBO अप्रोच। क्या एम है इसका? ऑप्टिमम रिजल्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। ओके बच्चों? यस सर। ये देखो आप, इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको इसमें नेचर पे आकर डायरेक्टली मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। मैंने 2 डेफिनेशन बताई है बच्चों, एक तो एनी राया और पीटर एफ ड्रकर की डेफिनेशन। एनी राया बोलती है दिस इज गोल ओरिएंटेड फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फेसाइज ऑन अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट। देन सेकंड पीटर एफ ड्रकर बोलते हैं MBO इज रिगार्डिंग एज अ सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ बोथ मैनेजर और एंटरप्राइज एज अ होल बाय setting objectives at the corporate department and manager level। तो ये क्या बता रहे हैं कि मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर के यहाँ पर गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नेचर की। नेचर इसका एकदम एग्जिटिस आपका नेचर है ये। इट इज़ अ फंक्शनल अप्रोच गिविंग इंपॉर्टेंस टू गोल सेटिंग प्रोसेस। एक तरह का ये फंक्शनल है जहाँ पर हम गोल सेट करते हैं, कौन कौन, और एम्प्लॉय और मैनेजर मिलकर के। Second, it focus on process of setting goal at every level of the organizations, not on the means of their implementations। ये implementations की बात नहीं करता है, ये बात करता ओनली फॉर setting goal कि हमने अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया है नहीं कर दिया है, बस यहाँ तक ही बात करता है कि जितने भी मैनेजमेंट के लेवल है, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशंस के, हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके लिए वो उसके एम बनाते हैं और उसके लिए वो अपने गोल को सेट करते हैं। ओके। थर्ड इसका नेचर है इट इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, रिजल्ट पर फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करता है, कैसे रिजल्ट को अचीव करेंगे उस पर ध्यान देता है। इसका एक ही काम है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, हमारे को रिजल्ट मिलना चाहिए, हम उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये काम करते हैं ये। देन उसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ MBO। तो बच्चों मैंने भी आपको नोट्स के अंदर 3 कैटेगरी बनाई थी, एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन, देन एडवांटेज टू सुपीरियर मैनेजर्स और देन थर्ड एडवांटेज टू सबऑर्डिनेट। तो देखो यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से आपको 3 कैटेगरी बना करके उनके कैटेगरी के अंदर सब पार्ट बना रखे उनके। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, सुपीरियर को क्या एडवांटेज है और सबऑर्डिनेट को इसका क्या एडवांटेज है। इन्होंने यहाँ पर पूरा आपको ये स्लाइड आपको पूरी तरीके से इस तरीके से ये पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट को डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन को MBO टेक्निक्स का क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या बेनिफिट है उसके। देखो भाई, अगर कोई संस्थान MBO टेक्निक को अडॉप्ट करती है तो सबसे पहले तो उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। समझ गए? ऊपर नीचे होंगे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको नोट्स से पूरा कंप्लीट नोट्स में जो सीक्वेंस है उसके थ्रू चल रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स अपने पास रखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक मैनेजर्स कैन इजीली अचीव द गोल ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एट मिनिमम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज। मिनिमम कॉस्ट और रिसोर्सेज के ऊपर मैनेजर अपनी गोल को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो क्लियरिफाइड कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, भैया कि भाई हमारे को तो इस बार
12th क्लास का रिजल्ट चाहिए, कैसे आएगा हमें नहीं पता। सर आपको पता है, आप अपने हिसाब से क्लास को टैकल करो, रिजल्ट दो हमें। क्या कर दिया उन्होंने, मैनेजर ने अपना ऑब्जेक्ट दे करके फ्री हो गया मैनेजर अब। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग। विद द हेल्प ऑफ MBO ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप एक्शंस प्लान इफेक्टिवली एंड फिक्सिंग अप द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय। सीधी सी बात है। हाँ सर, राहुल सर आप पढ़ा रहे हो अकाउंट्स, आप पढ़ा रहे हो इकोनॉमिक्स, आप पढ़ा रहे हो बिजनेस स्टडी, अच्छा ठीक है, सो नाउ यूर रेस्पॉन्सिबिलिटी। भाई किसी पर्सन को ऑब्जेक्ट देके हमने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी यहाँ पर। तो कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे हो रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है बच्चों यहाँ पर, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है बच्चों यहाँ पर जब हमने क्या किया था, हमने उनको गोल डिसाइड किया तब। ठीक है, तो इफेक्टिव प्लानिंग होती है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, क्लेरिफाई ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल। MBO forces managers to the clarify organizational role and structures. Then fourth is encourages commitment. MBO create commitment of employees towards their work and their goals. Fifth है इसका facilitated control. MBO can effective control employees goals, plan, program of the business. ओके बच्चों, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन MBO टेक्निक को अडॉप्ट करता है तो उसको इतने तरीके से बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, तो उससे मैनेजर को क्या बेनिफिट मिलता है सर, देखो आप, बाय MBO मैनेजर कैन इजीली एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट और एम्प्लॉय, इजीली वो एवेल्युएट कर सकता है। ओके बच्चों, देन सेकंड पॉइंट, विथ हेल्प ऑफ MBO मैनेजर कैन इजीली गाइडेंस एंड डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट, इजीली गाइड कर सकता है, डायरेक्शन कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ का। थर्ड, MBO manager can, by the MBO manager can motivate the subordinate towards achievements of the goal. ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट, ये मैनेजर्स और सुपीरियर को बेनिफिट मिलता है MBO टेक्निक्स से। थर्ड है सबऑर्डिनेट को इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, एज ईच एम्प्लॉय नो अबाउट हिज स्पेसिफिक गोल एंड हाउ टू अचीव इट, इट्स अचीवमेंट्स बिकम ईजी फॉर हिम। कैसे उसके गोल बनाने हैं, कैसे उसको अचीव होंगे, सब कुछ डिसाइड हो जाता है यहाँ। सेकंड पॉइंट है, इट एनहेंस द जॉब सेटिस्फैक्शंस ऑफ एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देयर वर्क। आपको बोल दिया ना, आप जैसे आपकी शॉप पर एक एम्प्लॉय है, आपने बोला भाई आपको रोज़ सुबह आने का है, हमारी दुकान को क्लीन करना है, दुकान जमानी है, आपको ये जो भगवान है, भगवान की अपने सामने देवता है, इनकी पूजा करनी है, साफ़ सफाई करनी है यहाँ से, और उनके लिए फूल लेके आने हैं, उनके सुबह रोज़ आप उनको आरती करनी है। आपने अपने एम्प्लॉय को ये बोल दिया, और उसके बाद में आपको जस्ट ये हमारा अपने कस्टमर संभालना है और कुछ नहीं करना है। तो वो क्लियर है ना, बंदा सुबह आएगा, उसका काम से काम जो भी काम दे रखा है उसके बॉस ने वो काम करेगा, दिन भर कस्टमर देखेगा, उसका ना तो कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट देखना, ना कोई अकाउंट डिपार्टमेंट देखना, ना उसको कहीं अपने सेठ जी के घर पे जाके कुछ काम करना, उसने पहले से सब कुछ बातें क्लियर कर दी। तो क्या हुआ, जो आपके पास एम्प्लॉय काम करता है वो एकदम सेटिस्फाइड है कि वाह ठीक है, सेठ जी का इतना काम है, मैं कर रहा हूँ, आराम से करता रहेगा वो, बिकॉज हमने उसको पहले से ऑब्जेक्ट उसके डिसाइड कर दिए थे, हमने उसको पहले अपने ऑब्जेक्ट बता दिए थे। तो ये देखो, मैं सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस टॉपिक को सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, और ऐसे होता है यहाँ पर, हम अपने व्यवहारिक जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से जो कुछ एग्जाम्पल उठा के लेते हैं और इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तभी एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चों ये। यहाँ पर ऐसा कोई थ्योरेटिकल काम नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि H+O2 करेंगे तो H2O बनेगा, ऐसा कोई यहाँ पर स्पेसिफिक रूल नहीं है इसका। ये बिजनेस स्टडी अपना में बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आपको प्रैक्टिकल व्यवहारों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। हाँ, कि प्रैक्टिकल अगर इस जगह मैं हूँगा तो मैं क्या क्या करूँगा। ओके बच्चों, MBO एनकरेज सेल्फ डायरेक्शंस एंड सेल्फ कंट्रोल अमंग द सबऑर्डिनेट, इट एनहेंस द creativity of subordinate, it develop relationship between manager and subordinate। वेरी सिंपल पॉइंट है सब, कुछ भी समझाने जैसे कुछ मुझे बात नहीं लग रही है, इसलिए मैं डायरेक्टली इन बातों को लेके आगे चल रहा हूँ। बस लर्निंग पोर्शन है, एक बार आप मेरे से उनको सुन लो क्या होता है, और उसके बाद आगे चलते हैं। सीधी सी बात है कि एक सबऑर्डिनेट को क्या बेनिफिट मिलता है, हमने उसके बारे में एडवांटेज को देख लिया है। अब हम बात करते हैं बच्चों उसके लिमिटेशन की बात करते हैं। तो लिमिटेशंस के अंदर भी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर
अप्रॉक्स 4 लिमिटेशंस बताई है। तो ये लिमिटेशंस जो अपनी स्लाइड में चल रही है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप मेरे ऑडियो को और नोट्स को ध्यान से देखना, आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी ऑफ सेटिंग गोल। लिमिट सबसे पहली बात तो कि भाई हाँ सर गोल बना देंगे, डिसाइड कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को, लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी कितनी आती है। एक आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए ना, नॉलेजेबल पर्सन होगा वही अपने ऑब्जेक्ट बना पाएगा, वरना क्या ऑब्जेक्ट बना पाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट measurable realistic goal because future uncertainties, government policies, accurate forecastings, dynamic environment, ये कुछ ऐसे रीज़न है जिन कारण से आपके गोल हो सकता है कि फेल हो जाए। प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशंस टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर बच्चों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लॉन्ग फ्यूचर हमारे पास हमारे हाथ में नहीं होता है। आपके पास में सबसे बढ़िया एग्जांपल चल रहा है नाउ दैट द टाइम ऑफ द कोरोना टाइम। इस कोरोना टाइम में आप देख सकते हो कि लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी प्लानिंगें कर रखी होगी और आज की तारीख में उनके साथ क्या हो रहा है। बच्चों आपको पता है आपने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, क्या टॉपिक पढ़ा था? वो टॉपिक था हमारा ये कॉन्सेप्ट था ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका एक, जिसमें हम लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, तो उस लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक बिजनेस जो होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड, बिजनेस को ये हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि उसका बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, ऐसा एज्यूम करना चाहिए बिजनेस को, और उसके लिए फिर वो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है और बिजनेस में लॉन्ग टर्म असेट्स को वो परचेज करता है और उस पर लोन लेता है वो। तो इसी तरीके से लोगों ने मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए के लोन ले रखे थे अपनी मशीनरीज के ऊपर और अपने बिजनेस के ऊपर, और अभी की तारीख में उनका बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप है। मतलब स्थिति ये हो गई कि लोग उसका इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं अभी। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन से आप थोड़ा सा मार्केट में आकर के देखोगे तो आपको लगेगा कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, उनके पास प्रॉब्लम है। एक तो लेबर काम पे नहीं, लेबर नहीं है आज लोगों के पास उनकी इंस्टॉलमेंट और उनके एक्सपेंडिचर इतने हैवी है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में कमोडिटी की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है। नाउ द टाइम दिस द क्राइसिस टाइम। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, लोगों के ऑब्जेक्टिव और गोल फेल हो गए ना इस जगह आकर के, तो एक लिमिटेशन बन गई ना, ये बन गए ना लिमिटेशंस, प्रॉब्लम ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ एंड कोऑर्डिनेशंस। यस यस सर। नाउ इन फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस इन पॉलिसीज एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस एज अ result, employee have to follow the unrealistic objectives which are meaningless, and MBO programs may be fail because of inflexibility of objectives। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिल सकती है MBO के अंदर। तो हमारे जो रूल्स, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। उसके अलावा बच्चों कुछ अदर लिमिटेशंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर्स, लैक ऑफ सुटेबल मोटिवेशंस रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉय, एक्सेसिव प्रेशर्स ऑन द सबऑर्डिनेट बाय मैनेजर्स, इट एम्फेसाइज शॉर्ट टर्म गोल, नेग्लेक्टिंग लॉन्ग टर्म गोल, MBO कैन नॉट बी सक्सेस इन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बच्चों ये हमने इसके लिमिटेशंस को देखा है। आई होप आपको MBO थ्योरी, पीटर एफ ड्रकर के बारे में, उसकी एडवांटेज, MBO थ्योरी के बारे में, उसके मीनिंग और डेफिनेशंस के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज MBE। MBE थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय द FW टेलर। ओके बच्चों, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ओके बच्चों, क्या है ये थ्योरी, इसका मीनिंग देखो। MBE इज अ method or plan of control। under this method subordinator manager invite to, सुनना, subordinate manager invite to top managers। क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर, जो सबऑर्डिनेट मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर को इनवाइट करते हैं। क्यों इनवाइट करते हैं? जिमने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं, ठीक है ना, डिनर पार्टी के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। सबऑर्डिनेट मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर को इनवाइट क्यों करता है, सुनो। When, if there are exceptional case of routine matter is known as MBE।
जब भी हमारे बिजनेस के रूटीन मैटर्स के कुछ एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर सबऑर्डिनेट मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर्स को इनवाइट करता है, उसे ही एमबीई बोलते हैं। नेम से क्लियर हो रहा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जब सबऑर्डिनेट मैनेजर को समझ में नहीं आता है कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ, वो अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के में थोड़ा सा वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर वो उसको गाइडेंस चाहिए अपने टॉप लेवल मैनेजर्स की, तो उसे ही बोलते हैं एमबीई। मीनिंग समझ में आ गया बच्चों? यस सर। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ लेस्टर आर्बिटल एंड ने अपनी कुछ डेफिनेशन बताई है। देखो, एमबी इज़ एन इंफॉर्मेशंस एंड कंट्रोल टेक्निक दैट प्रोवाइड मैनेजमेंट विथ सिग्नल दैट टेल व्हेन अ कंडीशंस और ऑपरेशन इज विद इन इट्स प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड एंड व्हेन इट इज़ नॉट। ठीक है बच्चों, जो हमने बिजनेस के अंदर जो स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए, उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम चेक करने के लिए हम यहाँ पर एमबी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, इजी है बहुत। उसके बाद में हम देखते हैं बच्चों इसके इम्पोर्टेंस। सबसे पहला, सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर। क्या हुआ, मैनेजर की टाइम और एनर्जी सेव हो गई ना। अभी क्या कर दिया हमने, बोला भैया कोई एक्सेप्शंस काम हो तो ही हमें इनवाइट करना, अदरवाइज हमें इनवाइट मत करना, मैनेज पूरा तुम्हें करना है, मैं बार बार मुझे बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये किसने बोला? मैनेजर ने बोला। किसको बोला? अपने एम्प्लॉय को बोला, मतलब अपने सबऑर्डिनेट मैनेजर को बोला। ठीक है बच्चों, कि आपको ये वर्क है, दिन भर आपको मैं हमारी शॉप संभालनी है, मैं यहाँ पर अलग ऑफिस पर मेरा काम है, वहाँ मैं देखता हूँ, आपको मैनेजर या एम्प्लॉय आपको ये मेरा पूरा बिजनेस देखना, मैं इवनिंग में आके हिसाब देखूंगा। हाँ, अगर कुछ एक्सेप्शन ऐसी बात हो गई, आपसे कस्टमर हैंडल नहीं हो रहा या कोई ऐसा है कुछ केस के अंदर समझ में नहीं आ रही बात, तो उस समय आप मुझे इनवाइट कर दो। तो क्या हुआ बच्चों, वो जो पर्सन है ना, जो ओनर है बिजनेस का, उसका टाइम बच गया एक तो। अब वो उस टाइम के जब उसका वो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, एक बिजनेस वो अपना दूसरे बिजनेस को भी हैंडल कर पा रहा है और उसकी एनर्जी भी सेव हो रही है। ठीक है ना, वो बैठा बैठा पर्सन 2 से 4 बिजनेस को मैनेज कर सक रहा है यहाँ पर। ओके, इट एक्सटेंड द एरियाज ऑफ मैनेजरल परफॉर्मेंस। मैंने बोला ना, एक्सटेंड है, उसका एरिया पर एक्सटेंड हो जाता है। भाई जैसे मैंने अपने 5 बिजनेस लगा रखे हैं, मैं ओनली फॉर मैं अपने ऑफिस से बैठा बैठा उनको हैंडल करता हूँ। हाँ भैया क्या कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, कौन कस्टमर है कौन नहीं है, ठीक है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। मैंने एक शॉप मैंने लगा रखी है आमेट के अंदर, एक शॉप लगा रखी है मैंने स्टेशन के अंदर, एक शॉप लगा रखी है मैंने केलवा में, एक लगा रखी है काकरोली के अंदर। तो ऐसे मैंने अपने ब्रांचेस लगा रखी है और मैं उनको हैंडल कर पा रहा हूँ। थर्ड है इसका, इट रिड्यूस द फ्रिक्वेंसी ऑफ मेकिंग डिसीजन। जो डिसीजन मेकिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। इट कैन रिड्यूस द डेविएशंस इन परफॉर्मेंस में जो भी डेविएशन आते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं इससे, क्योंकि अब पता है ना उसको, ब्रांच वाले को, आमेट वाले को पता है कि हमें काम हमें करना अभी यहाँ पर। ठीक है सर, बार बार तो आने से रहे हमारे ओनर, तो फिर वो कि जैसे भी है वो उस काम को करेंगे। बट हाँ, कभी कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस में कुछ ऐसे उनके साथ कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करेंगे, वो अपने सबऑर्डिनेट मैनेजर, अपने टॉप मैनेजर्स को इनवाइट करेंगे। ठीक है, इट इम्प्रूव सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल डेट, हिस्ट्री एंड नॉलेज। इट बिकम ईजी फॉर अनएक्सपीरियंस्ड सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस विदाउट गेटिंग ट्रेनिंग। इट हेल्प द सेपरेटिंग important informations from the unimportant informations. It can help controlling in management. तो ये बच्चों कुछ इसके MBA के बहुत सिंपल आपके इम्पोर्टेंस है, जो एक एम्प्लॉय को किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलता है वो बता रहे हैं आपको। ये इसके कुछ लिमिटेशंस है बच्चों, जिसमें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि दिस अप्रोच प्रमोट पर्सनलाइज्ड डिसीजन, इट रिक्वायर्ड डिटेल रिपोर्टिंग सिस्टम विच इज़ नॉट सो ईजी। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर पर्सनल लेवल पर यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की स्थिति बन सकती है। जो यहाँ पर आमेट लेवल पर जो काम कर रहा है वो हो सकता है कि अपने पर्सनल डिसीजन ले, वहाँ पर कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, तो ये इसका एक लिमिटेशन है बच्चों। ठीक है, इट रिक्वायर टू मच पेपर वर्क, यहाँ पर काफ़ी पेपर वर्क भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। और समटाइम इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेजर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली मेजर करने में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होती है समटाइम्स। ओके,
तो उसके बाद में हम यहाँ पर एक हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हम उससे भी ले लेते हैं, अभी हो कंप्लीट हो जाएगा वो भी आपका। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर एंड देन इम्प्लीमेंटेशंस टू अचीव दैट प्रीडिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशंस गोल। ओके बच्चों, तो ये आपके उसका ही है, बीच में से इमेज कट गया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ही है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड तो हमने एमबीओ में कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करते हैं हम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग है। इसके फीचर्स क्या है, फॉर्मल मैनेजरल फंक्शंस होते हैं, सिस्टमेटाइज प्रोसेस एक तरीके से ये, कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये डन बाय टॉप लेवल होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी जो बनती है वो हमेशा टॉप लेवल ही बनाता है उसको। डायरेक्शनल प्लानिंग होती है, बेस्ड ऑन प्लान होता है पूरा, ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस की अगर आप बात करो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है, एंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इन द मार्केटिंग प्लेस, इफेक्टिव एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, क्लियरली ऑफ इफेक्टिव प्रोवाइड मोटिवेशंस, और फोर्थ है इसका टू कॉप अप विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट, फिफ्थ है हेल्पफुल इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन। तो बच्चों यहाँ तक का हमारा टॉपिक, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तक इस चैप्टर को हमने कवर किया है। मैंने अपना पूरा एफर्ट्स से इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सका मैंने आपको ये कवर करके समझाया है। जैसे मुझे इसके पिक्चर्स इमेजेस मिले वो आपको समझा दिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है इस चैप्टर के अंदर तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैसेज करना। ओके बच्चों, ओके बाय, थैंक यू क्लास।